हमारे देश के सारे प्राइवेट स्कूल इलीगल हैं और फ्रॉड हैं। इस एजुकेशन सिस्टम से पास आउट होने के बाद बच्चा नौकरी के पीछे भागता है। लेकिन जब ये एजुकेशन सिस्टम नहीं था तब लोग क्या करा करते थे। हमारे एजुकेशन में सिखाया जाता है कि हमें क्या सोचना है, ये नहीं सिखाया जाता कि हमें कैसे सोचना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम केवल जवाबों के ऊपर चलता है, जबकि हमें सवालों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक पैराग्राफ पढ़ा देते हैं और उसी से आंसर लिखवा देते हैं, जबकि ऐसा बनाना चाहिए कि अगर आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ा रहे हो तो बच्चा आपसे उठ के सवाल पूछे। 11th और 12th में पढ़ने वाले बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि बड़े होके उन्हें क्या बनना है। केवल उनके पास अगर होते भी हैं तो 2-3 करियर ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट की चॉइसेस बहुत कम हो जाती हैं। पेरेंट्स कह तो देते हैं कि तुम्हें जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन भी 2 दे देते हैं, या तो तुम साइंस ले सकते हो या फिर तुम मैथ ले सकते हो। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड। लेकिन क्या ये पीयर प्रेशर और रूट लर्निंग की वजह से हमारी इमेजिनेशन की पावर कम नहीं होती जा रही है? इंडिया की 60% पॉपुलेशन गांव में रहती है। इनमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 5,000 से भी कम है। तो अब ये अपने बच्चों की एजुकेशन में कैसे रुपए खर्च कर सकते हैं? IIMS की 2004 में फीस थी 30,000 रुपये एनुअली, कोर्स के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करती है, और उसकी अब फीस है 21 से 26 लाख रुपए एनुअली। अजहर की रिपोर्ट कहती है कि 8th क्लास में पढ़ने वाले 26% बच्चे ऐसे हैं जो कि 2nd क्लास की टेक्स्ट बुक रीड नहीं कर सकते, और यही सेम क्राइटेरिया के 50% से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि बेसिक मैथमेटिक्स भी नहीं कर सकते, और 14 से 18 साल के बच्चे हैं जो कि अपनी मातृभाषा की 2nd क्लास की भी बुक नहीं पढ़ सकते। 4% गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक भी क्लासरूम नहीं है, और 8% गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे केवल एक क्लासरूम है और एक टीचर है। सेकेंडरी लेवल पर गवर्नमेंट के 22,500 से ज़्यादा स्कूल हैं, लेकिन हायर सेकेंडरी लेवल पर 12,500 से भी कम है। और इसके पीछे की वजह जानते हो आप? क्योंकि एजुकेशन माफिया सरकार में बैठे हैं। चलिए आपको थोड़ा टाइम देता हूँ सोचने के लिए कि एजुकेशन किस लिए होती है। क्या एजुकेशन एक मजदूर बनाने के लिए होती है, चाहे वो स्किल्ड लेबर की बात क्यों ना हो? फिर नहीं तो इस वीडियो के एंड तक आपको जवाब मिल जाएगा। व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ एजुकेशन? इट इज नॉट अबाउट मेकिंग स्किल्ड लेबर, मजदूर बनाने के लिए नहीं होती शिक्षा। अब एजुकेशन ऐसी चीज होती है कि हम उसे केवल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। भारत बदलना है, इसकी 2nd एपिसोड में आपका स्वागत है। एजुकेशन की बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारा देश सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, लेकिन ये जवानी तब तक कोई काम की नहीं जब तक इस जवानी में रवानी ना हो, ये लोग एजुकेटेड ना हो, और ये सबसे बड़ी लाइबिलिटीज़ हमारे लिए बनते जा रहे हैं। जबकि यही जवानी सबसे बड़ी एसेट हमारे लिए बन सकती है, और वो हो सकता है केवल और केवल एजुकेशन से। लेकिन ये केवल सरकार की जिम्मेदारी या सरकार की कमी नहीं है। एजुकेशन मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट अफोर्ड कर लेते हैं, और अगर अफोर्ड भी नहीं कर पाते तो भी कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन एक सोसाइटी का नॉर्म और पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे केवल एक लेबर चेन का हिस्सा बनते चले जाते हैं। देखिए कैरियर ऑप्शन में आपने कुछ ही नाम सुने होंगे, या तो IIT कर लो, नीट कर लो, या फिर अभी से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगो, जैसे कि UPSC सिविल सर्विसेज। लेकिन इनमें से ये कुछ ही चीज़ क्यों निकल के आते हैं? और ज़्यादातर लोग अगर जो 12th और 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, मतलब कि आर्ट्स लेते हैं, उन्हें सोसाइटी में इस तरीके से देखा जाता है जैसे इसने कुछ जुर्म कर दिया हो। मैंने अपनी 12th क्लास ह्यूमैनिटीज़ से की है। मुझे पता है कि जब आप फैमिली फंक्शन में जाते हो और बताते हो कि आप आर्ट्स से 12th कर रहे हो तो आपको किस तरीके से ट्रीट करा जाता है, और वहीं पर आप बताते हो कि आप मैथ ले रखी है या फिर आपने साइंस ले रखी है तो आपको एक अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है। ये ट्रीट करने वाले वो लोग होते हैं जिनका एजुकेशन से खुद कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए ये केवल एक करियर को देखते हैं कि अगर आपने आर्ट्स को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट लिया है तो उससे आपका करियर क्या बन सकता है। और जबकि बाद में यही IIT करके लोग वापस से आते हैं ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, वही किताबें पढ़ते हैं, वही किताबें पढ़कर फिर UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, UPSC का एग्ज़ाम निकालते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी एजुकेशन को तवज्जो नहीं देती। हमारी सोसाइटी केवल और केवल रुपए कमाने को तवज्जो दे रही है। यही प्रॉब्लम है कि आज सोशल मीडिया पर कैसे भी लोग वायरल हो जाते हैं और लोग उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने कभी ज्ञान को तवज्जो नहीं दिया, हमने केवल रुपए को तवज्जो दिया। फिर रुपए किसी भी ढंग से क्यों ना कमाए जाएं। इसी वजह से 90s के दशक में जब इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई थी तो अमेरिका से कई अपॉर्चुनिटीज़ और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी।
उस टाइम पर ज़रूरत थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करें, क्योंकि मार्केट में डिमांड थी इंजीनियर की, डॉक्टर की। तो ज़्यादातर लोग इन्हीं एग्ज़ाम के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पर अगर इंजीनियर बन जाते हो या डॉक्टर बन जाते हो तो आपको विदेश में बड़ी ईजिली नौकरी मिल जाती थी, आप वहाँ पर सेटल भी हो जाते थे। इसी वजह से ज़्यादातर लोग ऐसी ही डिग्रियां, MBA टाइप की डिग्रियां परस्यू करने लगते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में ये ट्रेंड हमें उल्टा देखने को मिल रहा है कि जो लोग बढ़िया प्राइवेट कंपनी में भी हैं वो भी अब पब्लिक सेक्टर में आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 40 से 45% जो हर साल UPSC का रिजल्ट आता है उसमें बच्चे साइंस और मैथ बैकग्राउंड के होते हैं, जो कि इंजीनियर होते हैं या फिर डॉक्टर होते हैं। ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अब जॉब इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन उससे भी बड़ी वजह है कि सोसाइटी की कंडीशनिंग हमारी ऐसी हो चुकी है, जो कॉलोनियल हमारा माइंडसेट है, वहाँ पर हम समझते हैं कि कलेक्टर राजा होता है, IPS मतलब एक बहुत बड़ी आपके पास पावर है। और जबकि ऐसी नौकरियों में सैलरी भी कम होती है, लेकिन ये जानते हैं कि सैलरी तो ऊँट के मुँह में जीरा बराबर है, इनका मेन उद्देश्य तो करप्शन करके कमाना है। तो उसी वजह से ये लोग इन नौकरियों की तरफ भागते हैं। अब इन सब के पीछे सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारी मूवीज़ इस तरीके की बनती हैं जहाँ पर हम एक पुलिस वाले को, एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर को, एक नेता को या फिर कोई आर्मी वाले को आइडियलाइज कर रहे होते हैं। हमने कभी भी मूवी में कोई साइंटिस्ट नहीं देखा जो कि हीरो होगा, कोई डॉक्टर नहीं देखा। हम ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को देखते हैं। मीडिया में केवल हम इनकी ही खबरें सुनते हैं। और क्रिमिनल के ऊपर, जहाँ पे क्रिमिनल एक हीरो बनता है, और क्रिमिनल्स के ऊपर जो शो बनाए जाते हैं मीडिया में, इनकी वजह से बहुत से बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, क्राइम करने लगते हैं। और यही हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये तो हो गई इन्फ्लुएंस की बात, लेकिन यहाँ पर फैमिली का भी प्रेशर मैटर करता है। पीयर प्रेशर आता है और बच्चे भी एक कन्वेंशनल करियर की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब कि ऐसा रास्ता जो पहले किसी ने तय करा हो। जैसे कि उन्होंने देखा कि नीट इस तरीके से हो सकती है, IIT इस तरीके से हो सकती है, UPSC इस तरीके से हो सकती है। उन्हें एक रोड मैप मिल जाता है और जो उनकी सोसाइटी में चीज़ें हो रही होती हैं वो उसी पर चलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बना बनाया रास्ता उनके पास होता है। वहाँ पे उन्हें खुद से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके भी पीछे बहुत बड़ा रोल आपके स्कूल का है, क्योंकि स्कूल में आपके ऊपर टीचर ने डोमिनेट करा, घर पे पेरेंट्स ने डोमिनेट करा। अब इनके डोमिनेट करने की वजह से जो एक बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो ख़त्म होती जाती है, क्योंकि डिसीजन आपके छोटे से कोई और लेता रहा तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग वैसे नहीं हुई कि कोई भी अगर कंडीशन आए तो वहाँ पर हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे करके बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर इरोड होती जाती है, और फिर बड़े होने के बाद भी कई ज़िंदगी के बड़े फैसले वो दूसरे के ऊपर छोड़ देता है। जैसे कि 12th में, 11th में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं उसके पास, वो भी वो दूसरे से पूछता है। उसे क्या ज़िंदगी में करना चाहिए वो भी उसे किसी दूसरे से जानना है। उसे किससे शादी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये भी किसी दूसरे से पूछना पड़ता है। और ये केवल इसी की वजह से होता है कि छोटे से बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर खत्म कर दी जाती है। सोसाइटी हमारी एजुकेशन के प्रति भेड़ चाल से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसे हम कन्फर्मिटी बायस भी कहते हैं, कि जैसा सब चलता रह रहा है वैसे ही तुम भी चलते जाओ। क्योंकि तुमने देखा एक भेड़ ऐसे चल के गई तो तुम भी उसी के पीछे चलने लगे कि कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तुम एक लाइन में चलोगे तो उस लाइन को तोड़कर कैसे अपना अलग रास्ता निकालोगे, और जब तक तुम अपना अलग रास्ता नहीं निकाल सकते तब तक तुम्हारी मंजिल भी अलग नहीं हो सकती। अब जो आपको स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से होते हैं, कि एक टाइम पर जब इंजीनियर डिमांड में थे तो आपको मैथमेटिक्स पकड़ा दे, डॉक्टर डिमांड में है तो आपको साइंस पकड़ा दे। लेकिन क्या अब धीरे धीरे UPSC डिमांड में आने लगा है, तो इसी वजह से बच्चे जो है ह्यूमैनिटीज़ की तरफ भी जाने लगे हैं। लेकिन क्या केवल यही सब्जेक्ट होते हैं, जबकि 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इतने सब्जेक्ट CBSE की तरफ से ऑफिशियली निकाले जाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको आपके स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते, क्योंकि इनमें बच्चे नहीं होते ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होती है कि ये अगर करेंगे भी तो आगे करियर क्या मिलेगा। जैसे अगर मानो आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बची। जब तक बच्चों को किसी सब्जेक्ट से और अपॉर्चुनिटी से लिंक नहीं कराया जाएगा तब तक वो क्यों ही किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मानो अगर आप ज्योग्राफी लेते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो अगर आपको पता नहीं कि इससे मैं कल को क्या कर सकता हूँ तो आप क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करोगे। या तो ये हो सकता है कि एजुकेशन के लिए आप ज़रूर उस सब्जेक्ट को ले सकते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए कि एक बेहतर जीवन हो उसके लिए ज़रूरी है काम करना,
तो आपको मैथ और साइंस की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर कर्टेल होती है हमारी फ्री विल, हमारी आज़ादी हमसे छीन ली जाती है, क्योंकि आपको 2-3 ही रास्ते दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चा सोचता है कि मैंने ये रास्ता अपने लिए खुद चुना है। मुझे बताओ कि अगर मैं आपके सामने ऑप्शन रखूँ कि आप पेंटिंग ले सकते हो, आप विजुअल आर्ट ले सकते हो, या फिर आप डांसिंग ले सकते हो, सिंगिंग ले सकते हो, म्यूजिक ले सकते हो, ये भी सब्जेक्ट होते हैं। कई लैंग्वेज आपके सामने रखता हूँ, अब इनमें से आप कुछ भी चुन सकते हो। दूसरी तरफ मैं आपके सामने मैथ रखता हूँ, तब आप इनमें से क्या चुनना पसंद करोगे? और यही केवल 1-2 सब्जेक्ट्स की होड़ में स्कूल आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म करता जाता है। क्योंकि एक बच्चे का जब आप स्कूल बैग देखोगे पूरा किताबों से भरा होता है। बच्चा 6 से 7 घंटे स्कूल में पढ़ता है, फिर आने के बाद उसके 2-3 ट्यूशन लगे होते हैं, होमवर्क करना होता है। जब आप उसे एक साइकिल में ढकेल देते हो तो हर बंदे के पास एक क्रिएटिवनेस होती है, एक यूनिकनेस होती है, वो उसकी ख़त्म होती जाती है। अगर आपके पास फ्री टाइम होगा, जितना ज़्यादा आपके पास फ्री टाइम होगा उतनी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। लेकिन जब आपको एक मशीन की तरह एक काम में लगा दिया जाएगा तो आपकी क्रिएटिविटी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। अब स्कूल में क्लास कैसी होती हैं कि टीचर आया, उसने केवल एक चैप्टर पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे थे उनके आंसर लिखवा दिए और तुमने रट के एग्ज़ाम में लिख दिए जाके। लेकिन अगर यही इंटरैक्टिव क्लास हो कि टीचर अगर कोई एक पैराग्राफ पढ़ा रहा है, तुम्हें पीछे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ना पड़े, बच्चा खुद क्वेश्चन पुट करे कि अगर हिस्ट्री का कोई भी सवाल है कि ये लोग पहाड़ों के किनारे पे क्यों रहते थे, नदियों के किनारे पे क्यों रहते थे, ऐसे सवाल बच्चा खुद अगर पुट करने लगे तो उसकी क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी, उसकी थिंकिंग भी डेवलप होगी और उसे रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से चलता है। छोटे में अगर याद हो आपको कि आप जो टीचर ने आंसर लिखवाया वैसा लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे टीचर भी नहीं जानते एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है जो हमारी एंशिएंट टेक्निक थी जिसे हम संवाद बोलते हैं। जैसे उपनिषद लिखे गए, उपनिषद का मतलब ही होता है कि गुरु के पास आकर बैठो। पहले लिखने की कोई बात नहीं होते थे, केवल डिबेट करते थे। कभी टीचर सही होता था, कभी स्टूडेंट ठीक होते थे, और ऐसे डिबेट कर करके एक हम कंक्लूजन पर, एक आउटकम पे निकलते थे। अब डिबेट किसके ऊपर होते थे? कोई भी एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती थी सोसाइटी की, या जिसके ऊपर भी वो लोग रिसर्च कर रहे होते थे, उस पर डिबेट करते थे, थिंकिंग होती थी, उनकी इमेजिनेशन होते थे, फिर उसे प्रूव किया जाता था, तब जाकर कोई भी होता था। तभी टीचर भी धीरे धीरे करके वो भी अपने आप को डेवलप करता था, स्टूडेंट भी अपने आप को डेवलप करते थे। और ऐसा भी होता था कि जो टीचर होता था वो अपने स्टूडेंट से सीखते थे। लेकिन आज की हमारी प्रॉब्लम क्या है? एक बस किताब है, किताब को टीचर ने आके पढ़ा, लिखवा दिया, बच्चों ने रट लिया। बच्चे यहाँ पे टीचर से कभी आगे निकल नहीं पा रहे और टीचर भी उस किताब से अपने आप को डेवलप कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पे आके हम रुक चुके हैं। इसी वजह से अब हमारे पास क्रिएटिव माइंड की कमी होती जा रही है। हमारे पास लेबर अच्छी है लेकिन हमारे पास क्रिएटिव माइंड की कमी है। अब अपने सवाल पे आते हैं कि जब पुराने ज़माने में ये एजुकेशन सिस्टम नहीं था तब वो लोग अपना घर कैसे चलाते थे? उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, एक फैमिली की लाइनेज होती थी या जो एक विलेज होता था, सबके अपने अपने गुरुकुल थे और उन गुरुकुल में उसी गांव के हिसाब से पढ़ाई होती थी। जो एक कम्युनिटी होती थी या एक लाइनेज होती थी उसके हिसाब से पढ़ाई कराई जाती थी। जैसे कि कुम्हार है वो बर्तन बना रहा है, जैसे जो आज फैमिली बिजनेस जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके का पहले था कि उसमें वो अपने आप को कैसे और बेहतर कर सकता है। इस तरीके से पहले एजुकेशन मिलती थी क्योंकि डायरेक्ट आपकी कमाई से रिलेटेड होती थी। आज हम इसे वोकेशनल ट्रेनिंग कह के बोलते हैं, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग भी ज़्यादातर स्कूलों में हमें नहीं मिलती है। और अब हम थोड़ी गवर्नमेंट की भी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट जो एजुकेशन है वो सबसे वाहियात एजुकेशन है हमारी कंट्री की, क्योंकि प्राइमरी लेवल तक बच्चों को चीटिंग कराई जाती है। जो भी सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे हर टाइम पे आप देखते होंगे वीडियो कि स्कूल के बाहर से चिट फेंकी जाती हैं। ये तो होता है जब बड़े लेवल पे आ जाते हैं। बच्चों को क्लास टीचर स्कूल में बैठ के नोट्स देती है, बुक देती है पेपर के टाइम पे कि चीटिंग करो पास हो। सरकारी स्कूल में टीचर महीने में एक बार आते हैं, साइन कर देते हैं एक बार के, बस हो गया, इतना उनका काम फ्री। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल होते हैं वहाँ पे टीचर क्या करते हैं, बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम हमारे पास आओ, ट्यूशन लगाओ, ट्यूशन लगाओगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स दे देंगे। इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं। गवर्नमेंट खुद सेकेंडरी लेवल पर तुम्हारे 22,500 से ज़्यादा स्कूल हैं और हायर सेकेंडरी लेवल पे वो 12,500 भी नहीं है।
मतलब 10,000 से ज़्यादा स्कूल का ड्रॉप तो तुमने कर दिया। तो अब ये जो सेकेंडरी पास करके बच्चे जाएंगे, इनकी मजबूरी बन जाएगी कि ये प्राइवेट स्कूल में जाएं। अब प्राइवेट स्कूल की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी हमने बात करी कि 75% जो लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं, उनके पास इतना रुपए नहीं होता कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, तो उन्हें ड्रॉप आउट लेना पड़ता है। यही रीज़न है कि हमारे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पर बच्चा आता है, वैसे वैसे हमें ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये कंडीशन लड़कियों के केस में और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि घर वाले लड़कों को तो कैसे भी पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई बंद करवा देते हैं और उनकी शादी करवा दी जाती है। और जो भी गवर्नमेंट स्कूल का करिकुलम होता है या पढ़ाने का तरीका है, या प्राइवेट स्कूल में भी ज़्यादातर वैसा ही है। टीचर आता है, केवल यहाँ पे इतना है प्राइवेट में कि टीचर बुक को अच्छे से रटा देता है, और सरकारी में वो भी नहीं किया जाता। लेकिन ये जो करिकुलम है या सिलेबस है, ये लेबर इकोनॉमी के तहत भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। इससे अब जॉब भी नहीं मिलती। इसी वजह से आईआईटी से पास आउट हुए 6,000 बच्चे जो कि नौकरी के लिए भटक रहे हैं, ये कंडीशन हमें देखने को इसी वजह से मिल रही है। क्योंकि जो एक कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसकी डिमांड किसी और चीज़ को लेकर के है, लेकिन वहाँ पे बच्चों के पास ये स्किल नहीं है कि वो एक स्किल्ड लेबर इंडस्ट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बन जाए। क्योंकि अब जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व कर रही है, वैसे हमें नई स्किल की ज़रूरत पड़ रही है। पुरानी स्किल सारी आउटडेटेड हो चुकी हैं। जैसे पहले एक टाइम पर होता था कि बही खाता लिखा जाता था, उसके लिए एक अलग आदमी रखा जाता था, लेकिन फिर जब कंप्यूटर आए तो उन सब की जॉब चली गई। इसी तरीके से अब ये जो आज स्किल दी जा रही हैं, ये सारी आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब हमें मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। जो हमारी अपडेटेड स्किल हैं, उन पे हमें वर्क करना चाहिए। तब हम एक स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमी को बेहतर करेगा और लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा। लेकिन अगर हम स्किल्ड लेबर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या उससे एजुकेशन का मोटिव फुलफिल होता है? क्या एजुकेशन केवल मजदूर बनाने के लिए है, चाहे वो स्किल्ड मजदूर क्यों ना हो? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे आपके स्किल्ड लेबर हैं। ये भी एक तरीके की मजदूरी ही कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी स्किल्ड है, एक टेक्निकल फील्ड है, बस इतना उसमें अंतर होता है। लेकिन है ये भी एक तरीके के मजदूर। एजुकेशन का केवल इतना मतलब नहीं होता। अगर आप देखते हो कि कोई कलेक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में देखते हो कि डॉक्टर वहाँ पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मोरली गलत लगती हैं। क्योंकि वो जो एक स्किल्ड उसने एक्वायर करी, उसमें वो स्किल में अपना अच्छा हो सकता है, लेकिन वो मॉरली तौर पर एक इंसान गलत है, क्योंकि उसे वो शिक्षा कभी दी नहीं गई। एजुकेशन होती है, एजुकेशन का सोल पर्पस होता है सेल्फ रियलाइजेशन। और जब तक आप एजुकेशन को ऐसा नहीं बनाओगे कि इंसान खुद को जान जाए, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़े, इंसान समाज को समझे, इंसान लव को समझे, तब तक आपकी एजुकेशन कोई काम की नहीं है। आप कितनी भी किताबें रट सकते हो, आप कितने भी हायर पोजीशन पे हो सकते हो, जैसी आज की कंडीशन है कि देश में करप्शन हो रहा है, देश में हर तरफ करप्शन की वजह से देश हमारा बर्बाद होता जा रहा है। वही कंडीशन हमें आगे भी देखने को मिलती रहेगी अगर हम अपनी एजुकेशन का पर्पस ठीक नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए एक सामाजिक जानवर को इंसान बनाना, उसमें मानवता भरना, इंसानियत भरना, ना कि केवल एक स्किल्ड लेबर बनाना।